नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर अंबाला से आपको बता रही हैं, जहां पर विजय संकल्प रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बंतो कटारिया ने माता की मूर्ति देकर स्वागत किया है। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां तीनों जोन में स्थित चौकी प्रभारी की टीम ने लोकसभा चुनाव में मताधिकार को शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के संबंध में जागरूक करने के आदेश दिए। और चौथी खबर अंबाला से है, जहां पर डीटीओ ने कई स्कूली बसों की चेकिंग की और जिन बसों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिले उन्हें जब्त कर लिया गया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें पहली खबर आपको बता दें कि विजय संकल्प रैली से जुड़ी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। वहीं दूसरी खबर भी चुनाव को लेकर के है और जेजेपी को लेकर के है, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्द ही जेजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। वहीं तीसरी खबर लोकसभा चुनाव के अभियान को लेकर के है, जहां सभी पार्टियां लगातार अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं। वहीं चौथी खबर आपको बता दें कि प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पर है। दरअसल कुछ दिनों पहले महेंद्रगढ़ में एक बस हादसा हुआ था। एक प्राइवेट स्कूल की बस पलटी थी अनियंत्रित होकर के, जिसका ड्राइवर शराब के नशे में बताया जा रहा था। और अब उस घटना के बाद से जिसमें 6 बच्चों की तकरीबन मौत हुई थी, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार बसों की चेकिंग हो रही है। परिवहन विभाग एक्टिव मोड पर आ गया है, शिक्षा विभाग एक्टिव मोड पर आ गया है। और जिन बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, किसी तरीके से कोई टेक्निकल फॉल्ट पाया जा रहा है, कोई कमी इसमें पाई जा रही है, तो उन लोगों को, उनकी बसों को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जा रहा है। तो चारों खबरें बड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की सियासत से जुड़ी हुई, क्राइम से जुड़ी हुई और सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। जिसमें पहली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। विजय संकल्प रैली जो है वो लगातार चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और इसी कड़ी में जो है विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। वहीं दूसरी खबर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी को लेकर के है, जिसने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बार बार मीडिया के द्वारा सवाल पूछे जाने पर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि नवरात्र पूरा होने से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। अंबाला के नारायणगढ़ में विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अंबाला से बंतो कटारिया ने मुख्यमंत्री को माता की मूर्ति देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। तो अंबाला से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विजय संकल्प रैली बीजेपी की जो है लगातार निकाली जा रही है प्रदेश भर में। और इसी बीच अंबाला में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस दौरान अंबाला से जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया, उन्होंने माता की मूर्ति देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और साथ ही जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की। और इस दौरान मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने भी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ जनता का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि इस लोकसभा में एक बार फिर से चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता वोट करेगी। और इस दौरान अपने सरकार के कामों को भी उन्होंने जनता के बीच रखा और उसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस बात को कह करके वो आई थी कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने 2014 से पहले किस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले करके देश को लूटने का काम किया। और सबसे पहले इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने कांग्रेस को ही जब्ती पाली, जिसको वो मंचों से बोलता था कि इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मंच से बोलता था। परंतु वो स्वयं उसके अंदर लिप्त हो गया, वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गया। अब भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, जेल के अंदर है।
इनको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश पूरा का पूरा जानता है जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त है। ये कांग्रेस से भी 2 कदम आगे हैं और इनके समय के अंदर, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर होता है कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है, विकास के ऊपर असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास भी गति से हो रहा है और भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश है। लोगों तक भी सुविधाएं पहुंच रही हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे जनधन खाते हैं और चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना है और चाहे प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों के हित के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उनको भी मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और इन सब बातों को लेकर के लोगों में एक बड़ा पॉजिटिव ये भाव है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। जो कांग्रेस के समय के अंदर ये देश 12वें स्थान के ऊपर 13वें स्थान के ऊपर था, आज ये 5वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के अंदर ला करके खड़ा करने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके बावजूद भी ये टारगेट लिया है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर इसको दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक इकोनॉमी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार रही हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मामले में कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। अभी चुनाव में काफी समय बचा है। नवरात्र के खत्म होने तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। और अभी तो चुनाव लंबा है। हरियाणा प्रदेश की नोटिफिकेशन ही 25 तारीख से है, नॉमिनेशन 29 से शुरू हो रहे हैं, 6 तक नॉमिनेशन है। तो पार्टी मजबूत उम्मीदवार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर, जो आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो कब तक पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी? हमने नवरात्रों का निर्णय किया था। अभी तो शायद 17 या 18 तक नवरात्रे हैं, उससे पहले पार्टी की सूची आपके बीच में। सर, लोकसभा के चुनाव के चलते जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है सर, कई जगह पर जो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में गए तो उनका विरोध हुआ, आपको भी सर विरोध का सामना करना पड़ा, तो किस तरीके से? 2 चीज सामने आ रही है। एक तो विरोध हरियाणा के लोग कर रहे हैं, जिनने हमें लोकसभा में जीता है, विधानसभा में जीता है, अपने हैं, पर उसके अंदर कई पॉलिटिकल सोच के लोग भी जुड़े निकले। दिग्विजय का विरोध करने वाले आईएनएलडी और कांग्रेस के पदाधिकारी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ, एक लड़के ने किया, और जब उसको देखा गया, समझा गया, तो वो विरोध करने वाला और कोई नहीं निकला। वो विरोध करने वाला भी कांग्रेस का पदाधिकारी मिला, किसी सेल का। तो ये साफ दिखता है कि प्लान स्ट्रेटेजाइज तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भी राजनीतिक माहौल को खराब करने का काम करें। ये सर जानकारी भी मिल रही है कि राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी कहा है कि किसान नेता यूनियन की अभी कोई इस तरीके के नेताओं के विरोध की कॉल नहीं है। अगर कोई इस तरीके का विरोध हो रहा है तो वो राजनीतिक एक तरीके की साजिश है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इसके पीछे जनता देखेगी भी, समझेगी भी और धीरे धीरे मत के अधिकार के साथ अपना निर्णय करेगी। अभी तो लोगों को बहुत कुछ दिखेगा चुनाव में और बहुत कुछ कदम लोग उठाएंगे इन सब चीजों को देखते हुए कि कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम निरंतर उठाए गए और अब नहीं, पिछले 4 वर्षों के अंदर। सर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक बयान था कि चौटाला साहब कहेंगे तो परिवार को एक होने में कोई 1 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद अभय चौटाला ने कहा कि ये गद्दार है, इन्होंने प्रदेश को लूटा है और इनकी कोई जगह नहीं है वापस परिवार में। देखो, अभय सिंह चौटाला जी को मैं ना तो सीरियस पॉलिटिशियन मानता। आप जैसे साथी ने कहा परिवार एक हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा कहा है ये पहल उनके लेवल पर नहीं हो सकती, परिवार के मुखिया चौटाला साहब हैं, उनके लेवल पर हो सकती। पॉलिटिकल पार्टीज एक होने की बात पे तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। चुनाव लड़ेंगे हम 10 सीटों पर, उनमें दम है तो वो 10 सीटों पर लड़ लें। आज के दिन समझने देखने की चीज है। जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, मैंने कहीं सुना ये कहा कि चौटाला साहब को जेल भेजने का काम हमने किया। उससे थोड़े दिन पहले कहते थे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने किया। उससे पहले कहते थे बीजेपी ने किया। उससे पहले कहते थे कांग्रेस ने किया। इसका मतलब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक मंशा है। या उनको घबराहट है कि वो 2% वोट शेयर भी ना ले पाए तो उनका इलेक्शन सिंबल जाएगा, उनके
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, आज जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे चंडीगढ़ और उन्होंने तमाम सारी बातें कही, लेकिन जब लोकसभा चुनाव को लेकर के खासकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नवरात्रि खत्म होते होते उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। देखिए ज्योति, अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने अपने सभी 10 के 10 प्रत्याशियों की घोषणा करके वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट के ऊपर चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र, और उसमें उन्होंने प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना प्रत्याशी जो बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम इनेलो या फिर जेजेपी की बात करें तो इनेलो ने खुद अभय सिंह चौटाला जो है वो कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में, वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है तो उससे सिर्फ एक प्रत्याशी राव बहादुर सिंह का नाम जो है वो अभी तक सामने आया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 13 प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक हरियाणा में हुई, जबकि बाकी अभी और भी प्रत्याशियों की सूची आनी है। तो अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें, जैसा पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया, तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने जो है वो माथापच्ची जरूर कर रही है प्रत्याशियों के चयन पे। हो सकता है कि एक जो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शायद जेजेपी जो है कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार करे, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद जो जिन लोगों की टिकटें कटेंगी हो सकता है उनमें से कुछ विद्रोह करे और कुछ पार्टी में आ सकते हैं। अक्सर राजनीति में ऐसा होता रहता है, क्योंकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ने से किसी भी पार्टी को कोई गुरेज नहीं होता। हरियाणा में अगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 6 उन बड़े नेताओं को टिकट दी गई जो पहले जो है कांग्रेस से जो है वो कहीं ना कहीं सांसद या विधायक या उनके बड़े नेता जो है रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज या कल आज शाम तक या फिर कल शाम तक जो है कांग्रेस की हरियाणा की 9 प्रत्याशी जो घोषित करने उनकी सूची आ जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं उन समीकरणों को देखते हुए जो है वो पार्टी के जो प्रत्याशियों की घोषणा की। दरअसल अगर हम देखें तो जिस तरीके से सरकार और जेजेपी के बीच में, जो बीजेपी और जेजेपी के बीच में जो गठबंधन टूटा और आज जेजेपी जो विपक्ष में है और बीजेपी जो सत्ता पक्ष में, तो कहीं ना कहीं जो जननायक जनता पार्टी वो चाहेगी कि ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं जो कहीं ना कहीं न केवल सत्ताधारी बीजेपी का अंक गणित बिगाड़े, साथ ही कहीं ना कहीं भारतीय जो जननायक जनता पार्टी है उसका भी लोकसभा चुनाव में पहली बार खाता खोले। तो ऐसे में जो जेजेपी है वो काफी मंथन कर रही है। जेजेपी ने करीबन 4 दिन तक प्रदेश की जो सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं उनके सभी प्रत्याशियों के साथ जो है बारी बारी जो मीटिंग की थी और सभी जो लोकसभा सीट है उनके प्रत्याशियों को बुलाया था। उनसे उनकी सलाह मशवरा करने के बाद जननायक जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम जो है 10 की 10 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी करेंगे। अब जननायक जनता पार्टी जो है वो ये एक आत्ममंथन कर रही है किस पार्टी के ऊपर किस प्रत्याशी को जो उतारा जाए। तो इसको लेकर भी सीट वाइज एक बार फिर अपने पार्टी नेताओं को बुलाया जा रहा है। एक तरह से जननायक जनता पार्टी में प्रोसेस जरूर चल रही है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जननायक जनता पार्टी भी कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है। उसमें से अगर किसी के नाम कटते हैं और वो विद्रोह करते हैं तो क्योंकि अब उनके पास अगली जो मंजिल बचती है वो ले देकर भारत जननायक जनता पार्टी ही बनती है। क्योंकि इनेलो की अगर हम बात करें तो पिछली बार लोकसभा और विधानसभा में उसका परफॉर्मेंस जो काफी खराब रहा था, तो इसी के चलते शायद जो लोग कांग्रेस से विद्रोह करेंगे वो जननायक जनता पार्टी उनके पास एकमात्र विकल्प आज के दिन जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जेजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। जी बिल्कुल, और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना तो जाहिर सी बात है ज्यादा इनको करना पड़ेगा क्योंकि मुकाबला बीजेपी से है जहां पर 10 की 10 सीटें पहले से कब्जे में है और ऐसे में मुकाबला इनके लिए जोरदार तो होगा ही। लेकिन क्या इस बात को कितना सच माना जाए ओपी की उम्मीदवारों की कमी है विपक्ष में या फिर बड़े नामों की, बड़े चेहरों की कमी है विपक्ष में? ज्योति देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब पूरे विपक्ष के ऊपर मैं हूबहू लागू नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, चाहे वो हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, कांग्रेस में एक ट्रेडिशन ही है कि ये नामांकन के आखिरी दिन तक प्रत्याशियों की घोषणा या फिर प्रत्याशियों की अदला बदली जो करते रहते हैं। मैं पिछली बार का एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। साल 2019 में फरीदाबाद सीट से इन्होंने एक प्रत्याशी को शायद राजेश नागर थे
उन्हीं को टिकट जो दी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कांग्रेस में अवतार सिंह भडाना से वादा किया था। उन्होंने अपनी विधायक मेरठ से विधायकी से इस्तीफा देकर वो चुनाव से पहले जो फरीदाबाद में प्रचार करने लगे, उन्होंने टिकट दूसरे को दे दिया, तो इसके बाद काफी हल्ला मचा और बाद में जो है वो करीबन एक हफ्ते के बाद उसका विरोध हुआ तो कांग्रेस ने वो ले लिया था। तो कांग्रेस में तो एक ट्रेडिशनल कल्चर है कि वो चुनाव के बिल्कुल नजदीक आकर कहीं ना कहीं एक टिकट बांटते, लेकिन साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव देखे जिसमें पूरे देश के अंदर कांग्रेस का एक तरह से कहीं कि बुरा हाल हुआ। 2014 में तो उनका नेता विपक्ष बनने को लेकर उनके पास जो 10% का आंकड़ा था वो भी नहीं था। चलो इस बार थोड़ा सा आगे उससे बड़े हैं, लेकिन इस बार भी बड़े हैं, तो कांग्रेस इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा जल्दी 15-20 दिन पहले जो घोषित कर दे। हालांकि आज की मीटिंग है, लेकिन अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो दीपक बावरिया के हवाले से खबर थी कि 15 तारीख तक अप्रैल तक जो है पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा वो की जाएगी। अगर ऐसे में थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं 20 तारीख तक तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा हरियाणा के अंदर, तो कांग्रेस को हम मान सकते। जहां तक अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, ये भी हरियाणा की स्टेट पार्टी है। इसके पास भी जो है वो 2019 में ये भी खाता खोलने में नाकाम है। 2014 में हालांकि जब जेजेपी और इनेलो एक ही तब इनकी 2 सीटें आई थी, और 2000 उससे पहले भी जो है कुल मिलाकर इनका जो है कोई आधार 2009 के अंदर भी इनका कोई खाता हरियाणा में जो वो नहीं खुला था। तो उस लहजे से पार्टी जो है एक बुरे दौर से गुजरे, लेकिन राजनीति में बुरा दौर जनता के ऊपर निर्भर करता है। अगर जननायक जनता पार्टी वाकई में ऐसे कर्मठ और अच्छे चरित्रवान और काम करने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतार पाई और वो जनता का एक नैरेटिव या जनता के मन को बदल पाए और उनको जीत पाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से बदले हालात हैं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हरियाणा में सबसे जो टिकट का जो एक टिकट के लिए जो खिड़की दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी के पास दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी, सही बात है कि करीबन 5 से 6 साल पुरानी हुई पार्टी है, तो इसके पास प्रत्याशियों की वाकई में ही जो कमी है, तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि कुछ मतलब दल बदल करने वाले नेता जो है वो आए और वो अच्छा मुकाबला दे। पार्टी की सीट ना मिले तो कम से कम 8% जो एक स्टेट मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए, रिकग्नाइजेशन के लिए जरूरत होती है, उतने वोट तो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी हासिल करने की पूरी कोशिश में जरूर है। बिल्कुल ओपी, और अंततः कहा यही जा सकता है कि विपक्षियों के उम्मीदवारों के नामों के लिए जनता को अभी और इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। वहीं पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिए गए आदेश अनुसार फरीदाबाद के तीनों जोन में स्थित सभी थाना और चौकी प्रभारी की टीम ने अपने अपने क्षेत्र में आमजन को लोकसभा चुनाव में मताधिकार का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के संबंध में जागरूक करने के आदेश दिए। और इसी को लेकर सेक्टर 58 थाना प्रभारी अनूप सिंह ने फरीदाबाद के गांव जाजरू में जाकर लोगों को लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूक किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला मकसद था कि हरियाणा में 25 को लोकसभा के चुनाव की वोटिंग होने जा रही है, उसमें मतदान करने के लिए सभी भाई ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, किसी के दबाव लालच में ना आए और किसी बात को लेकर झगड़ा ना करें और पार्टी बाजी भी ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। ये मेरा पहला मकसद तो था जी, जो अपने आने वाला लोकसभा चुनाव है 25 मई को वोटिंग होनी है हरियाणा में, तो इसमें सभी भाई मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कोई लोभ लालच या भय में ना आए और ना किसी के दबाव में आए, निष्पक्ष मतदान करें शांतिपूर्वक। और जो स्कूल बस का एक हादसा हुआ कनीना में, तो उस बारे में भी अपने अपने बच्चों को उनके स्कूल में जाके उनके प्रिंसिपलों से पता करें भाई तुम्हारा बस कंडक्टर ड्राइवर जो उनके पास लाइसेंस वगैरह उनका भी आई साइड वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं। कोई ड्राइवर अगर ऐसा पता करता है, कोई कंडक्टर करता है, तो उसको हटाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पांचाल संवाददाता हमारे फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, एक तरफ पार्टियां जो हैं चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और अब जो है थाना प्रभारियों ने भी अपनी कमर कस ली है, लगातार वो भी चुनाव को लेकर के मद्देनजर मेहनत कर रहे हैं, तो इस बीच फरीदाबाद के क्या कुछ हालचाल हैं?
देखिए ज्योति, फरिदाबाद की बात की जाए तो जिस तरीके से जो है चुनाव का आगाज हो चुका है, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है वो प्रचार में लगी हुई है। और वहीं बात की जाए तो प्रशासन भी पीछे नहीं है, क्योंकि प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से कमर कस चुका है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो फरिदाबाद के डीसी और कमिश्नर से लेकर के बात की जाए तो थाना प्रभारी जो है वो लगातार तमाम जो है इलाकों में जा रहे हैं, अपने अपने इलाकों में, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार चुनाव को लेकर के जो है वो जागरूकता भी फैला रहे हैं। और इसके साथ साथ इसी कड़ी में जो है फरिदाबाद के जो 58 थाना के जो SHO है अनूप, वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वहाँ लोगों से बातचीत की, वहाँ लोगों को संदेश भी दिया, जागरूक भी किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि 25 जो है वो दुनिया 25 मई के अब से देखा जाए तो कहीं किस तरीके का कोई अपना जो वोट है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोट करे, किसी के दबाव में ना आए। किसी को कोई अगर किसी को कोई डराता है या धमकाता है तो वो थाने में संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर के और कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी अनूप है वो लगातार जो है अपने इलाके में घूमते हुए नजर आए। और साथ ही साथ जिस तरीके से संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें भी वो पहुंचे और वहां पे भी जाकर के लोगों को संदेश दिया कि वो वोटिंग करे, किसी तरीके की कोई हुड़दंग ना हो। और कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके की किसी ने कोई लापरवाही करी या कोई हुड़दंग मचाया तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं बता दूं जी, थाना प्रभारी अनूप ने यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ जिले में जिस तरीके से जो शकुनी हादसा हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है लोगों को जागरूक किया, क्योंकि उनके बच्चे भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि बच्चों के परिजनों से कि वो अपने जहाँ वो पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बस जो उनकी आती है उस जो बस का ड्राइवर है उसको जो है उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसको जो वो जांच सकते हैं कि कहीं उसने ड्रिंक तो नहीं कर रखी, उसका लाइसेंस भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वो स्कूल में जाए और स्कूल में भी जाकर के पूरी तरीके से जांच पड़ताल करे। अगर किसी तरीके की को खामियां मिलती है तो वो उच्च अधिकारियों को जो है वो शिकायत दे सकते हैं। इसको लेकर के बात की जाए तो दोनों अभियानों को जो है पूरी तेजी से फरीदाबाद में चलाया जा रहा है। ज्योति, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। साथ ही अगर चुनाव की बात करें तो जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की होती है, राजनेताओं की होती है, उससे कई अधिक ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की होती है और चुनाव आयोग की होती है। ऐसे में गांव-गांव जाकर के अभियान चलाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोकतंत्र में इस तरीके की जागरूकता है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को समझा रहे हैं वो कि किसी से दबाव में ना आए। क्या आज की डेट में भी ऐसी समस्याएं या ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि डरा धमका करके लोगों का वोट लिया जाता है? ज्योति, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शहरियों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में जो है वो सेक्टर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना वोट करते हैं और वोट के बाद वो चाहते हैं। सबसे ज्यादा पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, जो सबसे ज्यादा वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो तमाम पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने कैंडिडेट को वोट दिलवाने के लिए तमाम जो दबाव है वो बनाए जाते हैं, तमाम लालच यहाँ पर दिए जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। तो जिनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो तमाम जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते जो 58 के थाने SHO अनूप सिंह है, उन्होंने लगातार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी के लालच में आने की जरूरत नहीं है। वो अपने मतदान का सही उपयोग करे, समय पर वोट डाल के आए और वोट डालने के बाद में वो घर से बाहर ना निकले। अगर किसी तरीके का कोई काम है तो वो तभी बाहर निकले। और तमाम चीजों को देखते हुए कहीं यहाँ पर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा नशा जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, चोरी छुपे नशा जहाँ पर देखा जाता है, उसको लेकर भी उन्होंने जागरूकता करी कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है तो वो थाने में जाकर के कंप्लेन कर सकता है और उस कंप्लेन करने वाले व्यक्ति का जो है वो नाम गुप्त रखा जाएगा और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर के भी लगातार जो है वो अभियान छेड़ा हुआ है। जी ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल सही बात मोनू आपने कही। और साथ ही एक चीज और भी कई कबार गांव में देखने को मिलती है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, जो राजनेता होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग देते हैं, वो वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। 100 रुपया, 500 रुपया या फिर शराब का लालच देकर के इस तरीके से वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासन यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को जागरूक करे।
जिस तरीके से देखा जाता है कि जो थाना प्रभारी एसएचओ अनूप सिंह है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि 58 थाना एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार जो है वो लगातार जगह जगह जो है वो अभियान छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं जो पार्टियों के जो सपोर्टर होते हैं वो लगातार जो है वो वोटों को जो है वो खरीदने का काम यहाँ पर किया जाता है, चाहे वो दारू का लालच दिया जाए, चाहे वो पैसे का लालच दिया जाए, चाहे वो तमाम तरीके के दबाव बनाया जाए, उसको करके तो जो है जो अगर किसी तरह को दबाव आता है तो वो जो है वो थाने में आकर के कंप्लेन कर सकता है, उनका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा और उनके खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को समझाए कि अपने मत का प्रयोग सही तरीके से करें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और महेंद्रगढ़ में हुए भीषण स्कूल बस हादसे के बाद से अंबाला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अंबाला डीटीओ ने कई स्कूली बसों की चेकिंग की और जिन बसों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिले उन्हें जब्त कर लिया गया। इसमें कई नामी स्कूलों की बसें भी शामिल हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीटीओ अंबाला ने बताया कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत अंबाला में 49 बसों को चेक किया गया है, जिनमें से 6 बसों में वायलेशन मिले हैं और इन बसों को सीज किया गया है। साथ ही इन कमियों की वजह से स्कूल पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है उसकी दृढ़ता से अनुपालना करवाएं। तो उसी संदर्भ में आज हमने 49 बसेस को चेक किया, उनमें से 6 में वायलेशन पाए गए और उन गाड़ियों को सीज किया गया। इसके बाद आगे कार्रवाई स्कूलों के खिलाफ भी की जाएगी कि ऐसी वायलेशंस आप लोग क्यों करते हैं। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।